हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ना आपका एग्जाम है ना मिड टर्म का, तो उसी की तैयारी करवा रहा हूँ। ये मैंने ना यहाँ पर इस बार प्री बोर्ड का एग्जाम जो हुआ था ना उसका पेपर यहाँ पे चूज किया है। तो जो जो मिड टर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं या जो मिड टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे और इससे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी भी कितनी है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर देख सकते हैं और मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, आप पुरानी वो भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया है, ये मिड टर्म में जो चैप्टर बना है आपका उसी में से है कि ये कह रहा है एसटीएफ अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का होगा तो क्या होगा, दो क्रमागत सम संख्याओं का एसटीएफ क्या होगा। देखो अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, ठीक है। नहीं तो आप खुद सोचो, दो इवन नंबर कोई से भी ले लो आप। जैसे आपने ले लिया 2, आपने ले लिया 4, क्योंकि इसने बोला इवन नंबर और वो कंसेक्यूटिव होने से लगातार। जैसे इवन नंबर कौन से होते, 2 से स्टार्ट होते, 2 4 6 8 10 12। तो अब आपका इसका क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टर कर लो, फिर इसका एचसीएफ निकालो। 2 1 जा 2, 4 का 2 2 जा 4, एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या आएगा, दोनों में सेम क्या है, 2 है। तो एचसीएफ 2 आ गया, तो पहले वाले का आंसर यहाँ पे 2 है, ठीक है। समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई और आ जाए क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यहाँ पे कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोला ना, तो कंसेक्यूटिव ओड नंबर, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, इन सब की प्रैक्टिस कर लो। बस कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार, और आपको पता होना चाहिए इवन नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंप्लीट नंबर कौन से होते हैं, तो वो आप निकाल लेना, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। फिर ये कह रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है ना, ये चैप्टर 2 से है, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये इज, बताओ क्या होगा। ये कह रहा है सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन का क्या होगा। हिंदी में देखो ये कह रहा है इस पूरी जो इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, शून्य का योग क्या होगा। तो यहाँ पर वो सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस जो होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना। शून्य को का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में होता है ना। और अगर आपसे पूछ लेता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ए अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो अब बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर समोजियस पूछा है, तो इसका आंसर क्या है, माइनस बी अपॉन में, ठीक है। और ऐसा कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, फिर ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पर एक बार फिर भी हम इसको चेक करेंगे कि क्या आपने सही लगाया है, क्योंकि फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन में ए, ठीक है। तो ए कितना है, ए यहाँ पर कितना है, ए है, ठीक है। बी कितना है, यहाँ पर माइनस का बी दे रखा है। देखो यहाँ पर इन्होंने ये चेंज कर दिया, यहाँ पे माइनस का बी दे रखा है, यानी कि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सी कितना है, सी। अब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो माइनस का बी अपॉन में ए। तो माइनस बी कितना है, यहाँ बी कितना है, बी की वैल्यू माइनस बी है, तो यहाँ माइनस बी लगाओगे अपॉन में ए, तो माइनस माइनस कट गया तो बी अपॉन में ए। आंसर ये नहीं है, आंसर कौन सा है, डी। क्लियर हो गया। देखो ध्यान से करना, तो कोई भी क्वेश्चन है ये नहीं कि आपने फॉर्मूला जैसे रटा हुआ है, इसका फॉर्मूला ये होता है, आपने सीधा टिक कर दिया, ठीक है। इसलिए मैंने पहले नॉर्मली बोला, फिर मैंने आपको समझा कर बता दिया, समझ में आ गया ना। तो आपको पहले देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, एक्स वाले के साथ को बी बोलते हैं, और अकेले वाले को सी बोलते हैं। तो पहले लिख लो ए कितना है, बी कितना है, सी कितना। क्लियर हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, डी। अब उसकी वजह से बोला है कि कौन सा क्वाड्रेटिक है, ये सेकंड टर्म का, तो हम इसकी जो है ना यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये आ जाओ चैप्टर नंबर 3 से आपका, ये कह रहा है एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है और आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है। ये कह रहा है अगर x 2 है y 1 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। आप देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसने बोला यदि रैखिक समीकरण ये और ये के x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है ना ये, तो आप क्या करोगे, बताओ कैसे करोगे। इन्होंने बोला x 2 है y 1 है, देखो पुट करो, दो में से एक है, एक ही तो आ रहा है, और यहाँ पर पुट करो। देखो ये जो वैल्यू है इसी की तो है, सुन रहे हो मेरी बात, ये वैल्यू इसी की। तो आप इस इक्वेशन में सीधा x की जगह 2 और y की जगह 1 रख सकते हो। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन बोला है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें, a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। क्योंकि देखो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो लाइन एक दूसरे को काट रही होती है ना, और यूनिक सॉल्यूशन में पॉइंट 1 पर आता है,
अब यहाँ पर तो नॉट इक्वल है ना। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि के की वैल्यू कितनी होगी। जब ये दोनों हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं एक्स वाई के, तो हम सीधा पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन को उतार लो। देखो अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए ना, आप उसको थोड़ा अपने तरीके से सोचने की कोशिश करना। ये दे रखा है, जब इसने बोला कि ये दोनों सॉल्यूशन है, तो एक्स की जगह 2 लिख दिया, वाई की जगह कितना लिख दिया 1, तो कितना आ गया के वन जाके प्लस का 2 माइनस का हो गया, तो 5 में से 2 गया 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गया 3 आ गया। हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ये सीधा पुट करने वाला क्वेश्चन था, हमें इसमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर ये ना दिया होता एक्स 2 और वाई 1, तो हम यही फॉर्मूला लगा के फिर सॉल्व करके दिखाते, फिर आंसर कैसे निकलता है, के नॉट इक्वल टू में निकलता है ऐसी फॉर्म में। अब ये देखो, ये फिर से आपके सेकंड चैप्टर से इसने बोला अगर ये आपको दे रखा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालियो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। इसने बोला अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं शून्य का गुणनफल। तो क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन में ए, है ना। ए कितना दे रखा है 1, बी कितना दे रखा है माइनस का 2, सी कितना दे रखा है 1। तो पुट कर दो, सी की जगह कितना है 1, ए की जगह कितना है 1, तो 1 को 1 से डिवाइड करा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया हमारा 1 आ गया। समझ में आ गई, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब इसने बोला अगर एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है, और हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसने बोला के की वैल्यू निकालो। देखो ये वैसे फोर्थ चैप्टर से है, तो आपको इसमें भी 2 दे रखा ना, यहाँ सीधा पुट करना है, पुट करके आंसर निकालना है। पर ये सेकंड टर्म का तो मैं भी इसकी डिस्कस नहीं कर रहा, सीधा पुट करना था। अब ये क्वेश्चन देखो 7 में, देखो यहाँ पर ये 90 है। इसने बोला है कि ए बी 3 है। नाम लिखो, पहले एक फिगर बनी हुई बना लो, ए बी सी। इसने बोला ए बी 3 है, यहाँ पर 3 पुट कर दिया, बी सी 3 है, आप 3 पुट कर दिया। इसने बोला थीटा की वैल्यू निकालो। अब देखो जब ये थीटा होता है तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, बेस, और थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं। तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला होता है, इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला होता है, पी और बी में आपको पता होना चाहिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में बी। देखो अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना था तो हम एच और बी का देखते, अगर इन दोनों में निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला पता होता है, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन में बी। कैसे याद करा होगा आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो आपने देखा होगा ये पी अपॉन में बी किस में आ रहा है, ये होता है tan थीटा का, होता नहीं होता tan थीटा का। तो अब बताओ tan थीटा की जगह tan थीटा लिख दिया, पी कितना है 3, बी कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया 1। अब बताओ tan थीटा में 1 किसके बराबर होता है, कितने डिग्री के बराबर होता है, tan 45 डिग्री के। तो tan से tan कैंसिल, थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। एक बात शॉर्टकट याद रखो, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हमेशा थीटा 45 डिग्री का ही आता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये है आपके सर्कल वाले चैप्टर से, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो, अब ये आपके 6 चैप्टर से है। यहाँ पर इसने बोला है पीएम और एम क्यू, पीएम और एम क्यू, इसकी रेशो 2 और 3 है। ये कह रहा है पी एन अगर 4 है तो पी आर कितना होगा। देखो यहाँ पर इसने बोला ये इसके पैरेलल है, जब ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी आपको लगानी है। बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है कि इधर का जो हिस्सा ले रहे हो उधर का भी वही हिस्सा लेना। देखो इधर, अब इसको करेंगे कैसे, आपको ये याद रखना, जब बीपीटी है ना, इधर का जो हिस्सा लेंगे उधर का भी वही हिस्सा लेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको बना लो पी एम एन। वैसे मैं क्वेश्चन पेपर भी कर सकते लेकिन वो ज्यादा खराब हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है पी एम कितना 2, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। एम क्यू कितना 3, यहाँ पर हमने 3 लिख लिया, ठीक है। पी एन कितना है 4, पी एन कितना है 4, और पी आर कितना है, पी आर हमें निकालना है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, इधर का जो हिस्सा लेंगे उधर भी वही हिस्सा लेंगे। तो इधर मैंने, मुझे ये दिया हुआ है तो मैं इधर वाला ये हिस्सा लूंगा पी एम, ठीक है। इधर क्या लूंगा बराबर में पी एम, ठीक है। अब मुझे निकालना है क्या, इधर पी आर निकालना है ना, तो मैं इधर पी आर लिखूंगा, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा
पी क्यू। समझ में आ गई? अगर ये छोटी छोटी चीज पता है ना, आप इजीली कर लोगे। जो हिस्सा इधर ले रहे हो वो हिस्सा उधर लेना है, या जो हिस्सा इधर ले रहे हो वो हिस्सा उधर लेना है। तो अब पी एम कितना है? 2। पी क्यू कितना बताओ? 3 और 2 5। देखो जोड़ लिया ना हमने, जोड़ लिया ना इस तरीके से। पी एन कितना है? 4। पी आर हमें निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई पी आर इज इक्वल टू 4 5 20। तो पी आर कितने का? 20 अपन में 2। पी आर इज इक्वल टू 20 का आधा कर दे 10 आधा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कितना आएगा हमारा? 10। ठीक है, और इस वाले का हमने कितना कर रहा था? 45। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपके 5th चैप्टर से है, सेकंड टर्म में करेंगे। ये 10th चैप्टर से है। ठीक है, अब ये देखो सिमिलर वाला पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इसमें कौन सी चीज लेनी पड़ेगी? बहुत सिंपल है। देखो ये दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है? समरूप करना है ना। तो इनमें से कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? आप दोनों में देखो ना, दोनों में सेम कौन सा है? दोनों में सेम कौन सा है? देखो, अब आपको सर यहाँ तो दोनों में बिल्कुल कुछ सेम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फिगर को एक बार बना के देखिए। ठीक है, जो दोनों के बीच में एंगल आएगा वही लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे हमने लिखा ए बी सी है, और दूसरा कौन सा? पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अलग अलग है, एक के अंदर कॉमन नहीं है कुछ, इसलिए दोनों में सेम नहीं आया। ये देखो इधर ए बी है ना, ये रहा ए बी, ऐसे डार्क कर लिया। इधर कौन है? बी सी। इधर कौन है? बी सी, ये रहा बी सी। ठीक है, और इधर कौन है? पी क्यू। कहाँ है पी क्यू? ये रहा। ठीक है, और इधर कौन है? आर पी। आर पी ये रहा। अब देखो इन दो साइड के बीच में एंगल ये वाला है, हाँ ये ना, इन दो साइड के बीच में ये वाला एंगल है ना। और इन दो साइड के देखो, ये लिखा पी क्यू ये रहा, और पी आर ये रहा। इन दो साइड के बीच में कौन सा एंगल है? पी है ना। इन दो साइड के बीच में बी है, इन दो साइड के बीच में कौन है? पी। तो बी बराबर पी क्या आ गया? तो आंसर देखो ये आ गया। क्लियर हो गया? ये मत सोचना कि अगर हम यहाँ बी है तो ये क्यू ही ले लेंगे। आपको इस फिगर को बनाकर चेक करना होगा। समझो ना मेरी बात? जब दो लाइनों के बीच में ये एंगल है तो दो लाइनों के बीच में ये वाला एंगल लेंगे, तभी तो सिमिलर कहलाता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने कहा कि और कहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, मैंने कहा प्री बोर्ड के पेपर से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपका लास्ट चैप्टर है तो उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स है ना, उस चैप्टर से है 14 क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इसने बोला है 8 अगर मीन है, 7.7 मोड है, तो मीडियन कितना होगा? तो देखो अब आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है जब तीनों में रिलेशन बताते हैं। अगर रिलेशन पूछ लेना तो वो फॉर्मूला पूछ रहा है, याद रख लो। अगर साइंस में मैथ में रिलेशन पूछ ले तो वो आपसे एक्चुअल में फॉर्मूला पूछ रहा है। मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, अगर जैसे हिंदी में इंग्लिश में अगर मैं एक लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है ये माध्य और ये बहुलक है, ये माध्यक निकालना है। तो माध्यक का अब आप बोलेगे सर आपने मोड का फॉर्मूला लिखा है, निकालना तो माध्यक है। फॉर्मूला एक ही लिखा करो, जो चीज पता है उसमें पुट कर दो, जो नहीं पता उससे वैसे रहने दो, उसको लेफ्ट राइट में ले जाके सॉल्व कर लो। तो कितने फॉर्मूले याद करोगे? कितने फॉर्मूले याद करोगे? हाँ है ना? ये देखो, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये कितना मीन? मीन कितना है? 8। इनमें से कौन सा मीन है? ये रहा 8। फिर ये कितना है? मोड। मोड कितना? 7.7। यहाँ लिख दो 7.7 इक्वल टू। अब मीडियन नहीं पता ना, मीडियन का सिंबल लिख दो एम। ठीक है, देखो जो पता पुट कर दिया ना। आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, जैसे अगर सेक्टर का फॉर्मूला बोला तो सेक्टर का फॉर्मूला याद रखो। जो नहीं पता ना उसको वैसे ही रहने दो, बाकी जो जो लिखा सब लिख दो, फिर उसको लेफ्ट राइट में जाकर सॉल्व कर दो। नहीं तो फॉर्मूले बनाते बैठोगे तो कितने बना लोगे? टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो 3m 8 टू 16, 7.7, 16 जाके इधर प्लस का हो गया, 3 मीडियन। 16 और 7 कितने होते हैं? ठीक है, जोड़ दो। 16 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 23.73 मीटर, सॉरी मीडियन। ये अब अपॉन में ले जाओ, इसे काट दो। 3 8 जो 24 नहीं जाएगा, 3 7 21, 2 बच्चे से दे दिए, 3 27। तो मीडियन कितना आ गया? 7.9 आ गया। अब देखो कौन सा आंसर लिखा है यहाँ पे, ये लिखे। ठीक है, ये आंसर। अब ये जो है हम सेकंड टर्म का है तो ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इसने बोला है, ये आपका जो एरिया रिलेटेड सर्कल है ना उसमें से दिया हुआ है। इसने बोला यदि किसी वृत्त के चौथांश का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होगा?
ये कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल दे रखा है 154, तो डायमीटर कितना होगा। देखो जो चीज दे रखी है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने बताया था ना। तो आप कहाँ से नए फॉर्मूले याद करोगे, आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। तो बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। जब हमें आंसर दिया होता है ना तो आंसर सामने लिखना है, आप मेरे तरीके से कर रहे हो ना, तो आंसर सामने लिखना है, फॉर्मूला उसके नीचे लिखो। क्या होता है फॉर्मूला, देखो थीटा 90 होता है ना, या तो थीटा बटे 360 लिखो। अब क्वाड्रेंट का मतलब होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। होता नहीं होता ये वाला फॉर्मूला, याद है सबको। जब हमें आंसर दिया डीआर तो फॉर्मूला नीचे लिख दिया। अब 1/4 लिखा, पाई की वैल्यू कितनी लेने के लिए बोला इसने, ये शांत है, ठीक है, हम ही बोल लेते हैं फिर 22/7 लिख देते हैं, ठीक है। आर की जगह आर लिख दिया। अब देखो मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला एक ही रहता है, नहीं फॉर्मूले कहाँ से बनाओगे। अब जो हमें पता था हमने लिख दिया, जो नहीं पता था वही उतार दिया। अब उन सबको उधर ले जाओ, 1/4 कैसे जाके क्या हो जाएगा 4/1, और 22/7 क्या हो जाएगा 7/22। देखो इधर जाके रिवर्स हो जाता नहीं हो गया था। अब इसे काट लो, 22 7 जा 154 होता है, हाँ ये ना। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा, देखो 4 7 है ना, यहाँ लिखा 4 का क्या होता है 2 2 जा 4, 7 का 7। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो 2 7 में से 1 7 बाहर आ गया, 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, तो कितना आ गया 14। अब हमसे पूछा क्या है, देखो हमसे पूछा डायामीटर, तो डायामीटर कैसे निकालते हैं, डायामीटर कैसे निकालते हैं 2 × रेडियस, रेडियस का डबल ही तो होता है। तो वेरी गुड, जिनको पता है उनको शाबाश। तो 28 आ गया हमारा, ठीक है। मुश्किल था, पेपर में ना आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपको हर फॉर्मूला डीपली पता है और फॉर्मूला अप्लाई करना आता है। मैंने फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना वही वीडियो बना रखी है ना, अभी मैंने उसमें 2 चैप्टर दिखाए वीडियो में, उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना। अगर पसंद आएगी ना मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, नोनी नोनी। अब देखो ये क्वेश्चन है 2/3 साइन 0 डिग्री -4/5 कोस डिग्री। अब आपका ये 8 चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्री से, तो आप बताओ मुझे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या। मैंने क्या कहा, मैथ्स के बहुत से सवाल तो इसलिए सोल्व हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूले पता है। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, वेरी गुड, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो 4/5 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आंसर ही आया। अब ये तो सेकंड टर्म में है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब असर्शन रीजन में आ जाओ। देखो एक बात बताओ, असर्शन रीजन में दोनों जो रीजन और असर्शन दिए होंगे ना वो कभी गलत नहीं होंगे। तो आपको ये हमेशा याद रखना कि दोनों कभी रोंग नहीं होंगे। असर्शन रीजन में एक रोंग हो सकता है, एक करेक्ट हो सकता है, ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखो देखो ऑप्शन में देखो, ए रोंग है तो आर करेक्ट है, ए करेक्ट है तो आर रोंग है, और ये दोनों करेक्ट है और रीजन सही नहीं है, दोनों करेक्ट और रीजन भी सही है। तो आपको पहले तो ही पता होना चाहिए। अब सबसे पहले आप चेक करो, सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन है ना रीजन का, आप चेक करो कि क्या दोनों ट्रू है, ठीक है। देखो इसमें बोला एक खिलाड़ी द्वारा उसकी अंतिम 5 पारी में बनाए गए रनों की संख्या इतनी है, तो ये कह रहा है उसका माध्य 30 होगा। देखो ये कह रहा है प्लेयर ने किया है, ये खेला है, तो इसका मीन इतना है। आपको मीन निकालना आता है, तो सबसे पहले चेक करो ये ठीक है गलत है। मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ के जितने जनों से डिवाइड कर दो, तो 35 45 और कितने हो गए 50 और 100 और 101। अब 101 आगे इसको 5 से डिवाइड करो, क्योंकि 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 2 जा 10 ना जाने की 0, 5 2 जा 10, ये 20.2 आ रहा है, जबकि कह रहा है यहाँ पे 30 आएगा, तो ये गलत है। तो अब आपको अगला वाला देखना ही नहीं है, आपको पता लगे पक्का सही होगा, और इसलिए आंसर कौन सा होगा, ये डी होगा, ठीक है। फिर भी मैं देख लेता हूँ। ये कह रहे मीन निकालने का फॉर्मूला होता है जितने भी डाटा है उसको जोड़ दो और जितनी संख्या डाटा की उसे डिवाइड कर दो, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए मैंने मीन फॉर्मूले बता रखे हैं, आप देख लेना सारे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये कह रहा है, ये कह रहा है दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कह रहा है अगर दो
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्या कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट है, तो वो सिमिलर भी होगा, बिल्कुल ट्रू। देखो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क पता है आपको क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में फर्क क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम शेप होती है और साइज भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, मतलब शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। सिमिलर में क्या होता है, शेप तो सेम होती है लेकिन साइज जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, समझो। जैसे मतलब ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, लेकिन दोनों 60 60 60 60 60 के बन रहे हैं, तो ये छोटी बड़ी है ना, तो सिमिलर है, ठीक है। और जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, यहाँ 4 लिखा है, 8 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, 12 लिखा है। देखो 4 का डबल 8, 12 का डबल 24, 6 का डबल 12, ऐसे 3 गुना हो सकता है, 5 गुना हो सकता है। ये सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। आपको अगर कंसेप्ट पता लग गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। दो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर दो सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, अगर सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी कोण, वो तो होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं क्या, ये जो अगर सारे एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल हो जाए तो वो क्या नाम है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर बन जाएंगे। तो ये रीजन सही नहीं है लेकिन बात सही लिखी है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है आपको नेचर निकालना है, ये आपके सेकंड टर्म में काम आएगा। और ये भी यहाँ पर देखो एलसीएम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। एलसीएम निकालना आपको आता होगा अच्छे से, आता ना एलसीएम। देखो क्या बोले, 6, 72 और 120, तो 6 का टुकड़ा कर लो, 2 3 जा 6, ठीक है। 72 के टुकड़े कर लो, अगर आपको नहीं पता तो प्राइम फैक्टर कर लो इस तरीके से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 जा 72, ठीक है। अब 120 के कर लो, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 5 जा 10। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तीनों में जो सेम होता है पहले वो लिख लेते हैं, तीनों में जो सेम है पहले हमने वो लिख लिया, तो 2 और 3 आ गए। फिर जो बाकी बचे सब लिख लिए, बाकी क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 2 बचा और 5 बचा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो सेम होते पहले वो लिख लेते हैं, जो बाकी बचे वो लिख लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 12, 12 2 जा 24, ठीक है। और 5 2 जा 10, 10 20, 23 जा 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 और 12 2 14, तो इतना आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने बोला है ट्रायंगल एबीसी, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये इसने बोला है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, इसने बोला साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो आप ऐसे बना लो, आपने ए इसको दे दिया, बी इसको दे दिया, सी इसको दे दिया। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे इसने बोला बी पे राइट एंगल, तो बी पे ही आपको 90 बनाना है, पहली बात, ठीक है। फिर इसने बोला है साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो आप साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ले लो। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पी अपन में एच होता है। तो अब मुझे बताओ पी 3 है और एच 4 है, तो बताओ इसमें से कौन होगा। देखो अब थीटा किसको मानना है बताओ, थीटा ए लिखा है ना यहाँ पे, तो ये थीटा कहलाएगा। तो थीटा वाली लाइन को तो बेस बोलते हैं, ठीक है। इसके सामने वाली लाइन को पी बोलते हैं, ये 3 हो गया। और एच कौन सा होता है, 90 के सामने वाली लाइन, ये हो गया 4। और इसको हमें पता नहीं है, अभी से ऐसी लाइन होती है, 3 है, ये 4 है। हमें इसका मतलब ये निकालना है। अगर कोई भी ऐसी फिगर आ जाती है तो हमें तीनों चीजें पता होनी चाहिए। कितनी चीजें पता होनी चाहिए, तीनों। तो बस ये पता लगाना होता है कि पी किसे कहेंगे। अगर ए लिखा है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं, थीटा वाले को बी बोलते हैं, और 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, एच यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, प्रॉपर्टी का, एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। एच कितना है, 4 का स्क्वायर, पी कितना है, 3 का स्क्वायर, और बी कितना हमें पता नहीं है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का 9 जाके माइनस का होगा। देखो एक ही फॉर्मूला याद रखो, अगर आपने फॉर्मूला याद रखा बस आपको उधर इधर ले जाके सोल्व करना आना चाहिए, तब आप इजीली मैथ कर लोगे। मैथ का यही राज है,
कि फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में 7 आ गया, √7 आ गया, ये √7। अब जो पूछना है पूछ लो। इसने पूछा है tan a और cos a निकाला। अब आप मुझे बताओ tan a का फॉर्मूला क्या होता है? P अपन में B होता है, हाँ या ना? P अपन में B होता है। अब बताओ P कितना है? P तो हमें पता ही है 3 है, B हमने निकाल लिया, √7 आंसर आ गया। मुश्किल था। अब इसने पूछा क्या है यहाँ पे? cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? B अपॉन में H। तो B कितना हमने √7 और H हमें पता ही है, H कितना है? 4। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैंने आपको फॉर्मूले की वीडियो दे दी है मिड टर्म के हिसाब से, आप उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन इसका और वाला, ये भी मैं करा देता हूँ, फिर एक केस स्टडी करेंगे, फिर वीडियो को, ठीक है ना, विराम देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ना आपके लिए। देखो ये दे रखा है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ये करवा देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो ए और बी कितने होंगे? देखो tan ब्रैकेट में a माइनस, नहीं प्लस दे रखा है, a प्लस बी, इतना कितना दे रखा है यहाँ पे? √3। और दूसरा tan ब्रैकेट में a माइनस बी कितना दे रखा है? 1 अपॉन में √3। देखो हमें tan ब्रैकेट में a प्लस बी √3 दे रखा है, और tan a माइनस बी इक्वल टू हमें दे रखा 1 बाय √3 दे रखा। अब मुझे बताओ tan की वैल्यू √3 में किसके बराबर होती है? tan की वैल्यू √3 में होती है tan 60 के, और ये tan की वैल्यू 1 बाय √3 में किसके बराबर होती है? tan 30। ये पता है आपको? तो tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी कितने का आ गया हमारा? 60 डिग्री आ गया, और a माइनस बी tan से हट गया, 30 आ गया। अब हम इसे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन आ गए, ठीक है, लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू में 60 है, a माइनस बी इज इक्वल टू में 30 है। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, दोनों कट गए। b भी कितने हो गए? 2b। 60 में 30 का 30, b कितने का आ गया? 30 अपन में 2, b कितने का आ गया? 15 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे? पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट कौन सा? ये थी ना, ये सेकंड है, तो फर्स्ट में पुट कर दो। a कितना है? a, b कितना है? 15। देखो ऐसी तो वैल्यूज को जोड़ने पे 60 आए, घटाने पे 30 आए, तो वो हमने पता लगा ली। 60 माइनस 15 कितने का आ गया? 45 डिग्री आ। तो a कितने का आ गया? 45 डिग्री। b कितने का आ गया हमारा? 15 डिग्री आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम एक ना केस स्टडी ले लेते हैं, बाकी आप जो है इसकी प्रैक्टिस खुद करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 24 क्वेश्चन है ना, ये ऐसे ब्रीफली बता देता हूँ। ठीक है, देखो 24 वाला देखो, इसने बोला है ये एक वृत्त है, वृत्त बना लिया, इसमें ये ए बी है। इसने बोला है कि ए निकालो अगर सेंटर सेंटर 2 माइनस 3 दे रखा है, और बी दे रखा है 1,4। आपसे ये निकालने के लिए कह रहा है एक्स वाई। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें बताओ? अगर ये बिल्कुल बीच में, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपन में 2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है, ये x है और ये y है। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है? मैंने कहा ना फॉर्मूला वो एक ही रहता है, एग्जाम में घुमा के दे देता है, आंसर का प्रश्न बना देता है। तो x कितना है? 2। x1 कितना है? x। x2 कितना है? 1 अपॉन में 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, x प्लस 1, प्लस का 1 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x कितने का आ गया? 3 आ। मुश्किल था कोई? तो अगर आपको फॉर्मूला पता और फॉर्मूला अप्लाई करना आता है ना, ये y1 है, ये y2 है, तो y कितना दे रखा है आपको? माइनस का 3। y1 कितना है? y2 कितना है? 4 अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, y प्लस 4, प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू में y आ जाएगा। निकल गया। तो आपको यही मैं समझाने की जैसे कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूले पे जरा कंसंट्रेट करो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार ये पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है आप तैयारी इसमें से करना चाहते हो तो आप इसमें तैयारी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आया बेसिक वाले पेपर में। ठीक है, अब ये देखो ये कैसे क्वेश्चन दिया है।
ये केस स्टडी है, ये प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से है, ये आप समझ गए होंगे उस चैप्टर से, आपके सेकंड चैप्टर से। ठीक है, अब देखो ये केस स्टडी आई हुई है, यदि देखो ये 7 चैप्टर से आपके एग्जाम में, तो मैं इसको समझाता हूँ, करना खुद। ये कह रहा है कि एक कस्बे में 3 भवन बने हुए, देखो एक ये रहा एच, ये रहा एफ, ये रहा पी। ठीक है, ये कह रहा है बिंदु एच पर अस्पताल, बिंदु पी पर पुलिस स्टेशन, एच पर अस्पताल हाउस अस्पताल, पी से पुलिस स्टेशन, एफ से फायर स्टेशन, और बिंदु ओ को मूल बिंदु बोला गया। तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला ये कह रहा ये पढ़ लिया, इंग्लिश में देख लो आप। ठीक है, एफ से हॉस्पिटल, एफ से फायर स्टेशन, पी से पुलिस स्टेशन। ठीक है, इसमें मतलब पी की पॉइंट की वैल्यू बताओ। देखो कितना आसान है, पी पॉइंट की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब पी पॉइंट की वैल्यू कितनी है, एक्स का 2, वाई का 8। फिर इसने पूछा है पी और एच के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पी है और ये एच, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो जब डिस्टेंस निकालनी होगी तो हम यहाँ पी लिख लेंगे, पी कितना है, एक्स का 2, वाई का 8। और एच कितना है, एच जल्दी बताओ, एक्स का 4, वाई का 3। ठीक है, अब इसके बीच के डिस्टेंस निकाल लो। अब इन दो के बीच के डिस्टेंस निकालने, इसे x1 इसे y1 कहेंगे, इसे x2 इसे y2 कहेंगे। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना, 4, बाद वाले का साइन चेंज। देखो मैंने आपको बताया था सिंपल तरीका, बाद वाले का साइन चेंज कर दो, 3, बाद वाले का साइन चेंज। देख लो आपने केस स्टडी कितनी आसान आई थी। केस स्टडी इजी होती है, बच्चे से समझते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है, क्वेश्चन को समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है। तो 2 2 जा 4, और देखो यहाँ पर पावर 2 है तो हमेशा प्लस का ही होगा, ये 25, और कितना आ गया 29 रूट में। अब देखो इस केस स्टडी में और आगे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया एच पी आई एफ को जोड़ो, ट्रायंगल प्राप्त करो। ठीक है, ये कह रहा है और बताओ ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल का नाम बताना, आपको उसको मिलाना है, इसको मिलाना है। ठीक है, अब आपको इसके डिस्टेंस निकालनी है, इसके डिस्टेंस निकालने, इसके डिस्टेंस निकालने हैं। अगर तीनों साइड इक्वल आ गई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर तीनों साइड इक्वल आती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी जैसे होता है, और यहाँ जो नाम दे रखा है वही लिख लेता हूँ, पी एच एफ। ठीक है, पी एच एफ। ठीक है, अगर तीनों साइड बराबर आ गए, पी एच बराबर एच एफ बराबर पी एफ, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ ये, इक्विलेटरल होगा। कौन सा होगा, इक्विलेटरल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, आप ये इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं, सारा यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहा है, अगर मान लो इसकी तीनों साइड अलग आती हैं, पी एच इक्वल टू नहीं है, एच एफ इक्वल टू नहीं है पी एफ के, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, कौन सा हुआ, ये होगा स्केलन ट्रायंगल। कौन सा होगा, स्केलन, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होगा, विषम बाहु। और अगर इसकी दो साइड इक्वल आ गई तो बताओ कौन सा ट्रायंगल होगा, अगर दो आएंगे तो कौन सा होगा, आइसोसेलेस। हिंदी में क्या बोलेंगे, मान लो ये दोनों बराबर आ गए तो बोलेंगे समद्वि बाहु। ठीक है, और अगर मान लो इसकी दो साइड इक्वल भी आ गई, ठीक है, और दो साइडों का स्क्वायर का टोटल तीसरे के बराबर आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे, समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज, समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, इस तरीके से ये केस स्टडी है, आप इस वाली केस स्टडी को भी पढ़ना। और अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।